अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। ईद की छुट्टियों के बाद एक दफ़ा फिर सियासी सरगर्मियों का आगाज हो रहा है आज से, और एक तरफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मियाँ वाली में जलसा आम से खिताब कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मरियम नवाज जो है उनका पड़ाव अटक में है। इस सियासी सूरत हाल के पेश नज़र आज हमने देखा कि ईद की छुट्टियों के बाद मार्केट्स भी ओपन हुई और जो इंटर बैंक में डॉलर एक दफ़ा फिर रुपए के मुकाबले में उसकी कीमत में इजाफा हुआ, यानी कि जो रुपए की कदर है वो तकरीबन ₹1 डॉलर के मुकाबले में उसमें कमी वाक़ई हुई, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि बावजूद इसके कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है तकरीबन इसको 1 माह होने वाला है, अभी भी जो सियासी बेयकीनी है वो अपनी जगह पे मौजूद है। और उसकी एक जो वजह है वो ये भी है कि नई हुकूमत से जो तवक्कुआत थी कि वो मुआशी एतबार से मुश्किल फैसले करेंगे, वो शायद मुश्किल फैसले कर नहीं पा रही। एक उनके पास मौका था कि 4 मई को जब डॉक्टर रजा बाकर स्टेट बैंक के जो गवर्नर थे उनकी मियाद पूरी हुई, तो उनको जो नया गवर्नर अपॉइंट करना था, बजाय इसके कि वो नए तैनाती करते, उसकी जगह पे जो सीनियर जो डिप्टी गवर्नर थे डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद, उनको एक्टिंग चार्ज दे दिया गया, जिसका ये मतलब है कि अभी तक हुकूमत जो है वो फैसला नहीं कर पा रही कि किसे नया स्टेट बैंक का गवर्नर लगाया जाए। तो शहबाज, मेरे ख्याल में ज़ाहिर है कि इस गवर्नमेंट को आए हुए तकरीबन 1 माह हो चुका है और उनको पता था कि ये पहली जो बड़ी तैनाती जो उनको करनी है वो स्टेट बैंक के गवर्नर की है, और इस हवाले से ज़ाहिर है कि उनकी कंसल्टेशंस भी हुई होंगी, लेकिन उसके बावजूद ये फैसला ना कर पाना क्या रिफ्लेक्ट करता है? इसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की तरह ये गवर्नमेंट भी इनडिसाइसिव है। देखिए, इस वक्त ये सिर्फ एक मुश्किल फैसला नहीं है जो उन्होंने नहीं किया, ये तो इतना मुश्किल फैसला नहीं था, ये तो एक गवर्नर ने जाना था और उसकी जगह पे दूसरे गवर्नर ने आना था। और ठीक है, इसके जैसे कि हम अपने पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इसके हवाले से प्रेशर तो था और वो प्रेशर उन्होंने सस्टेन किया, और रजा बाकर साहब की उन्होंने दी अपॉइंटमेंट की जो है वो समरी, उस पर एग्री नहीं किया, बल्कि समरी उन तक पहुंची ही नहीं थी, तो उनकी टर्म ख़त्म होगी और वो घर चले गए। इससे जो ज़्यादा मुश्किल फैसला है जो करना था अभी तक नहीं किया, वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करना था, और उसकी वजह से IMF के प्रोग्राम की बहाली होनी थी। हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि 10 मई को IMF का जो मिशन है वो पाकिस्तान आ जाए, जबकि IMF को उस वक्त ये ख्याल था कि गिवन द कमिटमेंट्स जो वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने वाशिंगटन में दी कि 15 मई तक वो अपना मिशन पाकिस्तान में लॉन्च कर देंगे, वो फैसला इससे भी सख्त तरीन है, वो फैसला इससे भी अनपॉपुलर है, वो फैसला हुकूमत नहीं कर पाई। तो गवर्नर का फैसला तो उसके मुकाबले में बहुत छोटा था। इससे जो इंडिकेशन आ रही है, जो आप बात कर रहे हैं, इंडिकेशन पॉजिटिव नहीं आ रही। हुकूमत के पास टाइम नहीं है और मार्केट्स के पास भी टाइम नहीं है। और एक जो कहा जाता था शहबाज शरीफ साहब के बारे में कि वो बहुत डिसाइसिव हैं, बहुत जल्दी फैसले करते हैं, वो फौरन उसके ऊपर अमल दरामद करवाना चाह रहे हैं, तो अभी तक उनकी जो रेपुटेशन है माजी वाली, उसके ऊपर वो अमल करते हुए नजर नहीं आ रहे। ये भी अंदाजा हुआ होगा कि एक सूबे को चलाना, अमूर को चलाना और एक मुल्क को चलाना, और वो भी एक ऐसी सिचुएशन में जब जाहिर है कि आपकी मईशत डगमगा रही है, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और दूसरा, आप कोalition गवर्नमेंट को भी जब आप लीड कर रहे हैं। दूसरा, आपने तेल की कीमतों की बात की, बावजूद इसके मेरे ख्याल मुश्किल फैसला है जो मिफ्ताह इस्माइल है वज़ीर खजाना, उनका आज ही मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि कोशिश करेगी गवर्नमेंट कि जो तेल की कीमतें हैं उनको बरकरार रखें। तो इसका मतलब है कि आइंदा आने वाले दिनों में भी शायद वो इस तरह का लग रही है, क्योंकि मिफ्ताह इस्माइल के साथ जो हमारी पब्लिक और प्राइवेट कन्वर्सेशंस हुई हैं वो बिल्कुल जो सब्सिडीज है उसको खत्म करने के हक में है, और उन्होंने ये कमिटमेंट IMF को दे दी है। अब फैसला है सियासी, फैसला करना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, वो कर नहीं गाल बन पा रहे। अच्छा, जो एक और जो चीज ऐसे रिलेटेड है कामरान, सऊदी अरब का भी जो दौरा था, उससे अगर मैं उसे कहूंगा अगर कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं आया तो कोई हतमी बात भी अभी तक वहां पे नहीं है। तो अगर वहां से हमें कुछ रिलीफ एक्सपेक्टेड था, जो शायद अभी भी हो, लेकिन एक होप थी कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे जाएंगे, तकरीबन $7.5 अरब का पैकेज की जो हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो ऑनर करेंगे और वहां से अनाउंसमेंट आ जाएगी, वो आई नहीं। हाँ, उनकी तरफ से जो प्रेस स्टेटमेंट आया उसके अंदर उन्होंने ये जिक्र जरूर किया कि उसके ऊपर डिस्कशंस हुई हैं, और बिल्कुल डिस्कशन हुई है, और मेरी इत्तला है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर आज मीटिंग भी ली है, फॉलो अप जो है सऊदी अरब का विजिट, मुत्तहिदा अरब अमारात भी गए थे और वहां भी ज़राए के मुताबिक पैसे मांगे हैं इन्होंने। ठीक है, वो सिर्फ सियासी दौरा नहीं था, और जो स्टॉप ओवर हुआ है वो अचानक था, और उसके अंदर ये बेल आउट की भी रिक्वेस्ट थी। तो जो इस वक्त जो ओवरऑल जो पिक्चर बन रही है वो कुछ ऐसी बन रही है कि गवर्नमेंट काफी मुश्किल में है,
और जो मुश्किल हालात है उसमें मुश्किल फैसले करने होते हैं, और जो लीडरशिप होती है उसकी जो है वो ये उसकी पहचान होती है कि मुश्किल वक्त में वो मुश्किल फैसले करते हैं। लेकिन एक इनको मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, जहां पे गवर्नर साहब की बात है अपॉइंटमेंट की, मंगल तक देख लेते हैं, जब इन अगली काबीना की मीटिंग होती है तब तक अगर वो कोई समरी अप्रूव हो कि उसकी अनाउंसमेंट आ जाती तो ठीक है। और अगर ये जो डॉक्टर मुर्तजा सैयद हैं उनको ये लंबे अरसे तक ये 2 माह तक चलाएंगे तो इसका मतलब है कि इनके अंदर अभी इतने जो फैसले अहम करने की वो अभी इसमें सलाहियत चले उस मंगल तक हम इंतजार करेंगे कि वाकई क्या वाकई वो फैसला कर पाते हैं या नहीं कर पाते। और बिल्कुल जो बाकी आपने मसाइल बताए वो तो काफी मुश्किल फैसले हैं। ये तो एक सिंपल सी अपॉइंटमेंट है और इसमें इनको क्लैरिटी भी थी कि क्योंकि वो डॉक्टर रजा बाकर की पॉलिसी से जब ये ऑपोजिशन में थे इत्तेफाक भी नहीं करते थे, और बाकी ऑपोजिशन की जमातें जो अब कोalition गवर्नमेंट में शामिल हैं वो भी मेरे ख्याल में इस फेवर में है कि आप नया गवर्नर तैनात करें। लेकिन अब जाहिर है कि जो डॉक्टर रजा बाकर हैं, अगर आप शायद वो कर्टसी में कहा हो, जो वज़ीर खजाना है मिफ्ता इस्माइल, उन्होंने तो बड़ा पॉजिटिव एक ट्वीट किया कि जी इनके साथ मुझे बड़ा कलील मुद्दत के लिए काम करने का मौका मिला। जाहिर है कि वाशिंगटन में उनके दौरे के साथ थे तो बड़े एक्सेप्शनल मतलब प्रोफेशनल हैं। क्या ये वाकई सिर्फ कर्टसी में उन्होंने कहा है, या वाकई तो कि जाते जाते डॉक्टर रजा बाकर ने कोशिश की कि जो उनकी नजर में जो उनकी अचीवमेंट्स हैं बाकायदा उनको पब्लिसाइज किया जाए? क्या वाकई उनकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस मिफ्ता इस्माइल ने उनकी जो अचीवमेंट्स का तो इस तरह जिक्र नहीं किया। मेरा ख्याल है कि जो ट्वीट था, उनकी स्टेटमेंट थी, उसको ओवरऑल हमें पॉजिटिव इसलिए लेना चाहिए कि गवर्नर थे, उनकी टर्म कंप्लीट हुई, वो चले गए, और उनको एक अच्छा फेयरवेल देना हर हुकूमत को देना चाहिए। ये एक पॉजिटिव साइन और डेमोक्रेटिक सेटअप की आप क्रिटिसाइज, हाँ, हम एज एनालिस्ट और हम जो एज ए जर्नलिस्ट हम उनका जो टेन्योर है उसको हम बिल्कुल एनालाइज करेंगे और मेरिट पे उसको करने की कोशिश करेंगे। और आज के प्रोग्राम का हमारा मकसद भी यही है कि रजा बाकर साहब का जो दौर है वो कैसा रहा पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रजा बाकर साहब ने खुद क्या अपनी अचीवमेंट्स गिनवाई। उन्होंने एक ट्विटर अकाउंट बनाया सबसे पहले रिटायरमेंट के बाद स्टेट बैंक से उनका जब टेन्योर खत्म हुआ, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स गिनवाई। सबसे बड़ी उन्होंने कामरान जो अचीवमेंट खुद उन्होंने गिनवाई कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कोविड जो वबा थी एक सदी के बाद आई, उसको काउंटर करने के लिए उसकी जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकॉनमी को के ऊपर उन्होंने एक रिलीफ पैकेज दिया कोई 2073 अरब रुपए का। तो उनके ख्याल में उनकी ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, अब ये उनकी उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं कि उन्होंने एक टेम्परेरी रीफाइनेंस फैसिलिटी दी कारोबार के लिए, फिर प्रिंसिपल लोन्स की उन्होंने एक्सटेंशन दी, फिर लोन्स रिस्ट्रक्चर किए, रोजगार पैकेज दिए लोगों को। तो ये वो सारी चीजें उन्होंने की। लेकिन इसके ऊपर जो दो मुख्तलिफ आ रहे हैं कि क्या ये काम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का था या वफाकी हुकूमत का था। कुछ इसमें स्टेट बैंक का काम था और कुछ मेरा ख्याल वफाकी हुकूमत का था। तो ये एक उनकी एक अचीवमेंट है, लेट्स टेक इट ऑन द फेस ऑफ इट। दूसरा उन्होंने कहा कि जी इसी के अंदर, बल्कि उन्होंने जो डिटेल दी, स्टेट बैंक ने भी बाद में उसके हवाले से ट्वीट किया कि 470 अरब रुपए का रिलीफ उस वक्त कारोबार को दिया गया जब शरह सूद 13.25% से कम करके 7% कर दी गई। यहां पे एक बात मैं सिर्फ छोटा सा नोट ऐड करूंगा कि गवर्नर जो साबिक है डॉक्टर रजा बाकर, वो शरह सूद कम करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे, और ये इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम बता चुके हैं कि उनको फिर कहीं से कोई कॉल गई, फिर वो इस बात पे माने, इंटरवेंशन हुई और मुझे बताया, हमें याद पड़ता है कि वो जो उनकी रेगुलर मीटिंग होता है उससे हट के उन्होंने मुझे मेरे ज़ाहिर ने ये बताया कि इसके ऊपर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब काफी नाराज हुए थे कि शरह सूद कम क्यों नहीं कर रहे, जब सारी दुनिया जो इस वबा से हिट हुई, और ये क्यों टाइम इतना ले रहे हैं। और गालिबन कुछ हदायत दी गई थी साबिक वज़ीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख साहब को कि अगर ये फिर कम नहीं करते तो हमें क्या करना चाहिए। तो वो क्या हदायत थी, अब रहने देते हैं, वो मेरा ख्याल इशारा ही काफी उसके हवाले से। तो ये जो 470 अरब का वो क्रेडिट ले रहे हैं शायद उनका बनता नहीं है। अच्छा, इसी तरह उन्होंने फिर बाकी कोई 57 अरब का जो प्रिंसिपल लोन था उसको एक्सटेंड किया इन्होंने, 254 अरब की रिस्ट्रक्चरिंग की कर्जों की, 238 अरब रुपए का उन्होंने रोजगार स्कीम दी, और 454 अरब का जो टर्फ प्रोग्राम था वो दिया। इसके ऊपर डिटेल में बाद में बात की। दूसरे उन्होंने अपनी जो अचीवमेंट गिनवाई है रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से जी, कि उन्होंने तकरीबन 3,95,910 रोशन डिजिटल अकाउंट खोले, उसके जरिए पाकिस्तान में $4 अरब जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानीज वो लेके आए। अब इस $4 अरब में नाज़रीन तकरीबन $2.5 अरब वो है जो आया है नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में, जो पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन कर्जा 3 माह से लेके 12 माह तक के लिए लिया गया था। ये उन्होंने अपनी अचीवमेंट में गिनवाया। एक जो अचीवमेंट उनकी जो खुद उन्होंने बाकर साहब ने फरमाई कि रास्त उन्होंने एक अकाउंट इंस्टेंट और फ्री पेमेंट सिस्टम उन्होंने एक खोला। ये एक उनकी अच्छी इंटरवेंशन थी बैंकिंग सेक्टर में। दूसरी उनके जो बैंकिंग सेक्टर में
इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन थी और खुद उन्होंने जिक्र किया वो फ्रेमवर्क टू लाइसेंस डिजिटल बैंकिंग को प्रमोट करने के लिए उन्होंने काफी काम किया था। ये उनके क्रेडिट में बिल्कुल चीज जाती है। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वुमेन को एम्पावर करना फाइनेंशियली, उसके हवाले से उन्होंने काम किया। ये एक पुराना एजेंडा चल रहा है, अनफिनिश एजेंडा है, पहले भी चलता रहा, इन्होंने भी किया। तो ये लेकिन इसके साथ एक आखिरी 2-3 चीज मैं बताता हूं, फिर आगे बात करते हैं। मेरा घर मेरा पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी कि इसका उन्होंने क्रेडिट लिया। जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, हालांकि ये प्योरली वफाकी हुकूमत का काम था और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम नहीं है। इसकी इफेक्टिवनेस इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बिल्कुल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का किरदार है कि वो किस हद तक बैंकों को वो फोर्स करती है बिहेव करे। एक मिसाल कामरान इसकी ये दे देते हैं कि 409 अरब रुपए कर्जों की दरखास्त आई अफोर्डेबल हाउसिंग में, जिसमें से 180 अरब रुपए के मंजूर हुए, लेकिन जो एक्चुअल डिसबर्समेंट्स हुई वो हुई सिर्फ 66 अरब रुपए। और ये जो अदाद शुमार है ये खुद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डेविल लाइज इन द डिटेल। लेकिन ये तो चले उनका हक बनता है कि जो भी उनकी अचीवमेंट्स हैं वो गिनवाएं, लेकिन जो स्टेट बैंक का एक्ट है, स्टेट बैंक का कानून है, उसमें जो स्टेट बैंक का बुनियादी मैंडेट है वो है महंगाई को कंट्रोल करना, मुल्क के अंदर मुआशी तरक्की को प्रमोट करना। और इस दौर में देखें बल्कि जो अप्रैल का जो डाटा आया है इदारा शुमारियात का, महंगाई की शरह रही है 13.4%। तो उसमें उनका क्या किरदार रहा है और जो बुनियादी मैंडेट था क्या उसमें भी वो अपनी जो जिम्मेदारी वो निभा पाए हैं? स्टेट बैंक के गवर्नर जो साबिक है, उन्होंने जो कानून में अमेंडमेंट करवाई स्टेट बैंक के थ्रू IMF, एक जो उस वक्त उन्होंने अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर करवाया स्टेट बैंक का, वो था प्राइस स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। और उन्होंने खुद जो ट्वीट किया आपने, जिसमें अचीवमेंट्स थी, उसमें महंगाई और प्राइस स्टेबिलिटी का कोई जिक्र नहीं है। तो ये बात बड़ी क्लियर है कि किस हद तक वो प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर कर सके या नहीं कर सके। उसकी एक मिसाल और ले लें, इसी हफ्ते बल्कि संडे को पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने महंगाई के जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, और 13.4% महंगाई की शरह थी पाकिस्तान में, हाईएस्ट थी ये तकरीबन 26 या 25 माह की। जो शहरों के अंदर ये शरह कुछ 12.25% थी और देहातों में 15.5% थी। फिर करंट अकाउंट खसारे उन काबू पाया नहीं पाया, उसके ऊपर उन्होंने कोई नहीं ट्वीट किया, कोई उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दी। हालांकि जब तक तो ये कोरोना की वजह से हमारी इकॉनमी तकरीबन स्लो हुई थी और दुनिया की इकॉनमी भी स्लो थी, उस वक्त तक तो ये करंट अकाउंट का खसारा लेते रहे। और जब करंट अकाउंट खसारा फट गया तो इन्होंने इसका कोई जिक्र नहीं किया। ब्रेक पे जाने से पहले 2-3 चीजें नाज़रीन, जो स्टेट बैंक का कानून है उसके मुताबिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, एक तो जैसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका है कि उसने महंगाई पे काबू पाना है, प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करना है। दूसरा उनका ऑब्जेक्टिव है कि जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, जो बैंकिंग सेक्टर है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए काम करना, और फिर जो इन जनरल जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है इकोनॉमिक, उसको सपोर्ट करना। ये उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। फंक्शंस में उसके अंदर है कि उसने जो मॉनेटरी पॉलिसी को डिटरमिन करना और इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन करवानी। डिटरमिन तो वो की उन्होंने 12.25%, इंप्लीमेंट नहीं करवा सकी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अंडर रजा बाकिर साहिब। वो ये कि 12.25% इंटरेस्ट रेट था, 15% के ऊपर बैंकों ने कर्जा दिया वफाकी हुकूमत को। तो उस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किधर था? एक्सचेंज रेट की इंप्लीमेंटेशन जो है उसकी पॉलिसी की, वो भी उनकी जिम्मेदारी है स्टेट बैंक की। हमने देखा कि किस तरह रुपए की कदर में कमी हुई, किस तरह स्पेकुलेटिव बिहेवियर रहा मार्केट में। और जो साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब ये बारहा बात कहते थे कि जितना भी जो रुपए की कदर है मार्केट के अंदर, उससे कुछ 10 रुपए वो कम ही बताते थे, बाकी वो कहते थे स्पेकुलेटर्स का रोल है। तो स्पेकुलेटर्स का जो रोल था वो डॉक्टर रजा बाकिर साहब की सरबराही में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कंट्रोल करना था। और लास्टली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की बात, रिजर्व्स हमारे वो जो है वो उसमें वफाकी हुकूमत का भी बिल्कुल किरदार होता है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का भी होता है। सिर्फ स्टेट बैंक उसको हम इल्जाम नहीं दे सकते, लेकिन रजा बाकिर साहब ने एज अ गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उन्होंने रिजर्व्स इस्तेमाल किए रुपए की कदर को डिफेंड करने के लिए, और उसमें अच्छे खासे डॉलर्स मार्केट में फेंके। मतलब जो इसहाक डार वाला फार्मूला था वो भी उन्होंने अपनाया और फिर भी रुपए की कदर में इजाफा ना हो सका। लेकिन जाहिर है कि ये तो अब एक माजी का किस्सा है। अब गवर्नमेंट जो है कोalition गवर्नमेंट है, नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी लोगों के पास ये गवर्नमेंट है। तो सबसे पहले तो एक तो उन्होंने एक ऐसे शख्स का इंतखाब करना है जो शहबाज ने जिसका जिक्र किया कि वो गलतियां वो ना दोहराएं जो साबिक जो गवर्नर थे स्टेट बैंक के, उन्होंने दोहराई। लेकिन जो सबसे पहला काम है कि पहले तैनाती करना, अपॉइंटमेंट करना, तो उसमें वो कितना टाइम लगाते हैं देखते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी मौजू पर हमें ज्वाइन करेंगे खुर्रम हुसैन, सीनियर सहाफ़ी हैं और द प्रॉफिट के एडिटर हैं। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर रजा बाकिर जो अब स्टेट बैंक के गवर्नर नहीं रहे, हम जो उनकी 3 साल में जो कारकर्दगी रही उसका जायजा ले रहे हैं। इस पर मजीद बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम हुसैन साहब,
सीनियर सहाफ़ी हैं और एडिटर हैं प्रॉफिट के। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपने देखा होगा कि जो साबिक गवर्नर हैं उन्होंने पूरा लिस्ट किया है जो 3 साल जो स्टेट बैंक के वो गवर्नर रहे अपनी अचीवमेंट्स के हवाले से। डू यू एग्री विद हिम? जो भी उन्होंने अचीवमेंट्स गिनवाई हैं वाकई उन्होंने उनके दौर में वो अचीव हुआ है? जी, अचीवमेंट्स तो हुई है उनके दौर में। जो चीज उन्होंने नहीं गिनवाई वो है जो खामियां रह गई थी उनके दौर में। और मेरे ख्याल में कि बहुत ज्यादा उनके दौर में पॉलिटिकल गाइडेंस जो थी उसने डोमिनेट किया है स्टेट बैंक को, और खास तौर पे कोविड के बाद, क्योंकि कोविड के बाद जिस किस्म की सब्सिडाइज्ड लेंडिंग स्कीम्स स्टेट बैंक ने अनाउंस की हैं, उनका ना कोविड से ना मईशत की ग्रोथ से इतना कोई ताल्लुक था। वो देखने में सिर्फ मुझे तो सियासी स्कीम लग रही थी। मिसाल के तौर ये टेम्पररी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी, जिसको बहुत लोग कहते हैं कि बड़ी जबरदस्त स्कीम थी, लेकिन मेरे नजर में कोविड के बाद इस किस्म की स्कीम को लाना बिल्कुल जायज नहीं था। आई थिंक ऐसी स्कीम्स जो खासतौर पे हॉस्पिटल्स और कोविड के रिस्पॉन्स पे डायरेक्टेड हो वो ठीक था, लेकिन सिर्फ इंडस्ट्री को सब्सिडाइज क्रेडिट देना इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए सब्सिडाइज क्रेडिट के थ्रू जायज चीज नहीं थी। इन स्कीमों की वजह से और खास तौर पे जो इंटरेस्ट रेट्स को जिस हिसाब से उन्होंने कट किया है और प्रोलॉन्ग्ड नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट्स उन्होंने मेंटेन किए हैं, ये सारा सियासी प्रेशर था उनके ऊपर। और काफी हद तक जो आजकल हम महंगाई देख रहे हैं वो उसी का नतीजा है इन स्कीमों का। तो मेरे ख्याल में ये खामियां जो है दे ओवरशैडो द अचीवमेंट्स। खुर्रम साहब, आपने ये बड़ा एक जबरदस्त पॉइंट उठाया है कि जो ज्यादातर काम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान काउंट कर रहा है एज अचीवमेंट ऑफ द फॉर्मर गवर्नर, वो बेसिकली फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर गालिबन ज्यादा फोकस नहीं हुआ है। तो डू यू थिंक कि अगर आप ओवरऑल 3 साल की पीरियड का जायजा लें, आप इसको फर्दर एक्सपेंड कर दें फ्रॉम कोरोना पीरियड, तो जो स्टेट बैंक के साबिक गवर्नर का दौर था वो ज्यादातर उनकी जो इंटरवेंशंस और उनकी जो एक्टिविटीज थी वर रिलेटेड टू द जॉब which should have been performed by the federal finance minister? Absolutely, I would agree with that कि काफी ज्यादा हद तक उन्होंने इनोवेटिव स्कीम्स निकाली हैं गवर्नमेंट की फिस्कल गैप्स को फिल करने के लिए, जो एक्चुअली जिम्मेदारी थी फाइनेंस मिनिस्टर की और जो जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट की अपनी। जिस किस्म के टैक्स रिफॉर्म्स वो लोग नहीं ला सके, क्योंकि शहबाज आपको खुद पता है कितने एसपीआर चेयरमैन आके गए हैं इन्हीं 3 सालों में, टैक्स रिफॉर्म की शक्ल में तो एक भी चीज नहीं सामने आई। उनको उन खामियों को पूरा करने का बोझ जो था वो स्टेट बैंक गवर्नर के ऊपर आया, और मेरे ख्याल में उन्होंने ही वेंट द एक्स्ट्रा माइल इन ऑब्लाइजिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन दिस रिगार्ड। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ खुर्रम साहब कि आप फरमारे को पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑब्लाइज कर रहे थे, तो वो जो एक स्लोगन था कि इंडिपेंडेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो फिर एक क्या था? वो एक फसाद था और एक्चुअली वो स्लोगन था। वो एक एम्प्टी स्लोगन था जो इन्होंने सिर्फ आईएमएफ की कंडीशन पूरी करने के लिए एक पूरा कानून पास थ्रू किया था, और जिस तरीके से वो पास किया था इस जनवरी में वो हम सब ने देखा था। इस तरह से इतनी मेजर लेजिस्लेशन जो पूरे स्टेट बैंक को रिस्ट्रक्चर कर रही हो, वो रेल रोड नहीं की जाती, वो कमिटीज में डिबेट होने के बाद कंसेंसस बनाने के बाद फिर लाई जाती है। ये हमने हिंदुस्तान में देखा है, जहां पे उनका जब सेंट्रल बैंक रिफॉर्म्स वो लोग लेके आए हैं तो कोई 3-4 साल उन्होंने उसको डिबेट किया पहले। यहाँ पे पूरी लेजिस्लेशन जिस तरीके से रेल रोड की गई है वो सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ की ट्रांच को रिलीज करवाने के लिए की गई थी, और वो रेल रोड करने के बाद हमने खुद देखा है जिस किस्म की ओएमओ इंटरवेंशन की है स्टेट बैंक ने, कि कानूनी तौर पे तो एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक आपने खड़ा कर दिया, लेकिन वो इन रियलिटी ऑपरेट नहीं कर रहा था एज एन इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक, वो कंटिन्यूअली ऑपरेट कर रहा था एज अ पॉलिटिकल एक्सटेंशन ऑफ द फाइनेंस। अच्छा खुर्रम साहब, इसी बात को अगर हम आगे लेके चलें, आपको पता है कि इनके दौर में जो सबसे ज्यादा जिस पे बात भी होती है महंगाई का, जिसकी वजह से असर पड़ा, वो था रुपए की कदर में जिस तरीके से कमी हुई। अगर आप तहरीक इंसाफ वालों से पूछें
तो उनका आर्ग्यूमेंट तो यह है क्योंकि ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, ये तो मार्केट ड्रिवन और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम था मार्केट में जो एक्सचेंज रेट है उसको मेंटेन करना। लेकिन अगर आप जो कह रहे हैं कि उनके बेशतर जो फैसले थे वो बेस्ड ऑन जो पॉलिटिकल इंटरवेंशन थी उसकी वजह से थी, ऑटोनॉमी बजायर कागजों में थी, अदरवाइज कोई ऑटोनॉमी नहीं थी, तो इसका मतलब यह है कि जो रुपए की कदर में इतनी ज्यादा कमी हुई तो उसका भी फिर जो अल्टीमेटली ब्लेम है वो इमरान खान की गवर्नमेंट को जाता है। Yes, I would agree with this. देखें, डिवैल्यूएशन पाकिस्तान की करेंसी में 2 स्टेजेस में हुई है। एक तो जब वो पावर में आए हैं अगस्त 2018 में, तब से लेके कोई जुलाई 2019 तक एक राउंड था डिवैल्यूएशन का, लेकिन आपको खुद याद होगा कि जनवरी 2020 तक स्टेबलाइज हो गया था रुपया कोई 150 और 155 के दरमियान। अब मई 2021 से दोबारा से वो शुरू हुई है एक और सेकंड राउंड ऑफ डिवैल्यूएशन, और तब हमने देखा है कि रुपया जो है वो 155 से गिर के आज 185-86 रुपए पे आया है। जो फर्स्ट राउंड ऑफ डिवैल्यूएशन था वो तो एडजस्टमेंट थी जो इन लोगों की इनहेरिटेंस थी, जो इन्होंने डेफिसिट्स इनहेरिट किए थे, जो स्टेट बैंक बोरोइंग जिस हिसाब से की गई थी इनके पावर में आने से पहले, उसको रिटायर करने में और उसके जो असरात थे। लेकिन जो सेकंड राउंड हुआ है डिवैल्यूएशन का, जब रुपया 155 से 185 पे आया है, जो मई 2021 से लेके अब तक एक्सटेंड करता है, ये प्योरली एक पीटीआई गवर्नमेंट की मॉनेटरी एक्सपेंशन की गई थी, जो उन्होंने कोविड का बहाना लेके इकोनॉमी को एक बूस्ट देने की कोशिश की थी। उसमें स्टेट बैंक का रोल था, अगर वो प्रॉपर्ली इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे थे, टू से कि नहीं ये हम नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन बजाय इसके जो रोल पूरा करें, उन्होंने ये मॉनेटरी एक्सपेंशन पूरी तरह से सी थ्रू की है। और उसके बाद अपनी तमाम मीडिया अपीयरेंसेस में और पब्लिक स्टेटमेंट्स में गवर्नर साहब ने इसकी सफाई पेश करने की कोशिश भी की है। तो ही हैज ओन्ड इट, उन्होंने खुद कहा है कि इस चीज की जरूरत थी और ये हमें करने में अच्छा, इसमें एक और खुरम साहब एक और चीज, जो रोशन डिजिटल अकाउंट का वो बड़ा क्रेडिट लेते हैं, विच इज प्रोबेबली अ न्यू इनोवेशन इन पाकिस्तान एज फार एज ही इज कंसर्न्ड। बट अगर आप इसकी डेप्थ में जाते हैं तो $4 अरब जो आरडीए में आया, उसमें कोई $2.5 अरब तो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट, और वो भी पाकिस्तान का महंगा तरीन कर्जा। तो आप ये वाला जो इनिशिएटिव है इसको आप कैसे रेट करते हैं? वॉज इट अ गुड इनिशिएटिव और शुड कंटिन्यू, और आप ये समझते हैं कि लाइक द हॉट फॉरेन मनी ये भी एक डिबैकल है जिसको रिवर्स होना चाहिए? देखिए, आई थिंक ये इसका जवाब डिपेंड करता है कि आप की हुकूमत डॉलर्स के पीछे किस जज्बे से भाग रही है। अगर जैसे आपने खुद कहा कि ये टर्म्स जो थी, जिन टर्म्स पे नए पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में पैसे आए हैं, वो नॉट ओनली वेरी एक्सपेंसिव बट एट द सेम टाइम उनकी ऑलमोस्ट जो रोल ओवर रिक्वायरमेंट्स हैं और जो उनकी इमीडिएट जो उनकी वो है टर्म्स, वो इतनी सख्त है पाकिस्तान के लिए कि मे बी दे वर बेटर ऑफ कि यही पैसे आपको अगर यूरो बॉन्ड फ्लोट करके ले आते, यू वर बेटर ऑफ। वहां पे शायद आपको इसी रकम पे पैसे मिल जाते या इन्हीं टर्म्स पे पैसे मिल जाते, लेकिन कम से कम 1 या 2 या 3 साल की मेच्योरिटी होती है उनकी, इंस्टेड ऑफ व्हाट यू हैव इन नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। तो ये तो बहुत हॉट मनी है एंड इट कैन रिवर्स वेरी क्विकली, और इस किस्म की स्कीम्स हमने माजी में देखी हैं। 90s में लोगों को याद है जो फॉरेन करेंसी डिपॉजिट स्कीम्स थी नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज के लिए, जिसके थ्रू भी बहुत डॉलर्स आए थे, और जब वो रिवर्सल हुआ था उन डॉलर्स का, तो हमारा बैंकिंग सिस्टम नेली कोलैप्स हो गया था। आई नॉट सेइंग कि हम उस पोजीशन में हैं अब, डेफिनेटली नॉट, लेकिन नेवरदलेस आई थिंक अगर इतनी भूख है डॉलर्स की, तो इट इज बेटर कि आप यूरो बॉन्ड्स फ्लोट कर लें या बायलैटरल एड कोई अरेंज कर लें, rather than arranging hot money inflows like this, in my opinion. बहुत शुक्रिया खुरम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपका जो नुक्ता नजर है अपनी जगह पे, लेकिन जो वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल, नए वज़ीर ख़जाना, उन्होंने तो ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट और जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है इसको रादर अप्रिशिएट किया है, जिससे ये अंदाजा होता है कि शायद वो इस पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसी मौजू के ऊपर हमें
दानियाल अजीज ज्वाइन करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर रजा बाकर जो स्टेट बैंक के गवर्नर, अब ज़ाहिर गवर्नर नहीं रहे, हम जो उनकी कारकर्दगी रही 3 साल जो गवर्नर रहे उसका जायजा ले रहे हैं और उस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में इस वक्त मौजूद हैं दानियाल अजीज साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पहला सवाल आपसे यही कि आप कैसे देखते हैं जो परफॉर्मेंस रही डॉक्टर रजा बाकर की, दो के उन्होंने पब्लिकली तो अपनी जो परफॉर्मेंस को बड़ा ज़बरदस्त करार दिया, अपनी जो अचीवमेंट्स हैं उनको लिस्ट भी किया, लेकिन आपके ख्याल में जो स्टेट बैंक का बुनियादी किरदार था, एक महंगाई को कंट्रोल करना और दूसरा इंश्योर करना इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें वो किस हद तक कामयाब रहे? जी, मेरे ख्याल में ये तो बहुत क्लियर है अब नए लॉ में कि ग्रोथ जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं है, और माजी में भी जिस हद तक ये ग्रोथ को सपोर्ट करते रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा खमियाजा है जो कि गरीब आवाम को भुगतना पड़ता है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट्स स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास हैं वो ऐसे नहीं है कि आप कोई ऐसी सब्सिडी दें जो कि अल्टीमेटली आवाम के ऊपर बोझ ना बने, क्योंकि वो तो टैक्स आप लेते हैं फिस्कल साइड पे और वहाँ से अगर आप दे दें तो वो आप टारगेटेड कह सकते हैं, उसको आप एहसास कह लें या जो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कह लें। लेकिन स्टेट बैंक की साइड पे जब आप खेलते हैं तो उनके पास औजार ही 2-3 है। एक आपका रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो है, जो बैंक्स ने कितना पैसा रखना है, एक उनके पास इंटरेस्ट रेट है और एक उनके पास एक्सचेंज रेट है। तो इनके साथ जब आप इनको ऊपर नीचे करते हैं तो उसका अनइंटेंडेड या कोलैटरल डैमेज जो है वो हमेशा गरीब के ऊपर एक इन्फ्लेशन टैक्स की शक्ल में आता है। इसीलिए कानून को तब्दील करके अब वाज़े तौर पर पाकिस्तान में स्टेट बैंक की वाहिद जिम्मेदारी ये है कि वो महंगाई पे कंट्रोल करें। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में हम ये चूरन बेचते रहे हैं कि सूबों की जिम्मेदारी है प्राइस कंट्रोल करना और ये छापे मार के या ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोक के प्राइस कंट्रोल हो जाएगी। ये सरासर गलत बात है। इसके ऊपर कंपटीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना स्टेटेड व्यू जो है वो एक रेफरेंस के जरिए गवर्नमेंट को भेजा है कि ये गैर आइनी तरीका है और ये गैर कानूनी तरीका है और इससे कोई मुस्तफीद नहीं होते। उसकी वजह यह है कि जब आप रेडी वाले को या करियाना वाले को या कसाब को जब आप जाके फाइन करते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं, तो अल्टीमेटली वो एक टैक्स की शक्ल इख्तियार कर देता है जो वो आने वाले गाहकों से फिर पूरा करता है। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था पाकिस्तान में रमजान के दौरान, जिसमें जब ये एग्जेक्टिव मैजिस्ट्रेसी हटाई गई थी तो प्राइस मैजिस्ट्रेट हटा दिए गए थे और शौकत अजीज की गवर्नमेंट में जो शेड्यूल था 1977 की एंटी प्रॉफिटीरिंग और एंटी होर्डिंग एक्ट का, वो ही डिलीट कर दिया गया था मार्केट रिफॉर्म्स के नाम से। और उस वक्त सिर्फ आपको प्राइस मैजिस्ट्रेट तब मिल सकता था जब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस इन कंसल्टेशन विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट इख्तियार देता था। तो 3 सूबों में यानी सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में प्राइस मैजिस्ट्रेट लग गए थे रमजान के 30 दिन के लिए और सरहद में नहीं लगे थे। और आप हैरान रहेंगे, सरहद में चूंकि अप कंट्री है वहां पर ज्यादा महंगाई होती है निस्बतन, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट ज्यादा है फ्रेट का वहां पर। लेकिन इस एक तैयार करदा एक्सपेरिमेंट के तहत जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो उन्हीं हफ्तावार वो मेजर होता है, वो उन 4 हफ्तों में रमजान के सरहद में सबसे कम था और बाकी पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध में सबसे ज्यादा था। तो ये साफ बात है, ये सबको पता है, लेकिन हम ये बात करते चले जाते हैं कि जी सूबे करेंगे। उसमें वाज़े तौर पर इसलिए होता है वो कि कुछ लोगों को जो मुस्तफीद हो रहे हैं स्टेट बैंक की पॉलिसी, लूज मॉनेटरी पॉलिसी से, उनको छुपाना और बता देना कि जी ये बाजार बहुत गंदा है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मार्केट के जरिए, मार्केट इकोनॉमिक्स के जरिए हमने तरक्की करनी है और मार्केट को या बुला भला कह रहे हैं कि जी ये तोल नहीं पूरा करते, ये जी अपना मिलावट करते हैं, ये लोग ठीक नहीं है। ये मतलब बाजारी एक लफ्ज जो है वो यहां से जन्म लेता है ना, जो एक आम तासुर है इसका। सो कहने का मकसद ये बंद होना चाहिए और साफ साफ जिम्मेदार है। जहां तक आपने इनकी परफॉर्मेंस की बात की, इससे बड़ी तबाही कोई मचा नहीं सकता था पाकिस्तान में। जो सिग्नलिंग होती है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वो प्राइमरीली थ्रू इंटरेस्ट रेट होती है और हमें इनकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स आप देखें, बड़े लंबे चौड़े बयान लिखे हुए हैं कि हमने स्टेबिलिटी लानी है और क्लियर हम 6 महीने तक आपको बताएंगे ताकि डिसीजन मेकिंग हो सके इंडस्ट्री में, इस तरह की बातें। लेकिन देखने में क्या आया कि वो जो प्राइम रेट ये बताते थे, जिसको इंटर बैंक ऑफर्ड रेट कहते हैं, 7% पे इन्होंने रखा काफी मुद्दत के लिए, उसका कोई मैंने नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि उसके अलावा इन्होंने सैकड़ों चौर दरवाजे खोल दिए थे। मैं आपको 1-2 मिसालें देता हूं। अच्छा, नहीं थोड़ा सा यहां से आपको कतकलामी हो रही है। आपने सही कहा, प्राइस स्टेबिलिटी
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो नया कानून है स्टेट बैंक का। लेकिन गवर्नर स्टेट बैंक चाहे कोई भी हो, प्राइस स्टेबिलिटी क्यों इंश्योर करेगा जब उसको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वो फेल कर जाएगा अचीव करने में, उसकी सजा ही कोई नहीं है। तो आप समझते नहीं कि जो मौजूदा कानून है ये फ्लॉड है और इसको फौरी तौर पर अमेंड होना चाहिए और अमेंड होके इसकी कोई ना कोई सजा होनी चाहिए अगर वो प्राइस जो स्टेबिलिटी है वो अचीव नहीं करता ऑब्जेक्टिव। जी, मैं मेरे जाती ख्याल में किसी भी कानून में, आप कोई भी कानून देख लें, गाड़ी चलाने का कानून देख लें, आप किसी चीज का भी कानून देख लें, उसमें ऑफेंसेस का सेक्शन हमेशा होता है। वो सख्त है, नरम है, वो एक अलग बहस है। लेकिन यहां पर इन्होंने डाला है अकाउंटेबिलिटी का सेक्शन स्टेट बैंक एक्ट में। और अकाउंटेबिलिटी क्या है कि वो साल में 2 दफा एक रिपोर्ट पेश करेंगे पाकिस्तान की पार्लियामेंट को, और उसमें वो बताएंगे कि उनकी जो जिम्मेदारी थी वो किस हद तक पूरी कर सके, किस हद तक नहीं कर सके। दूसरा उसमें पैराग्राफ ये है कि जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है वहां पर भी वो अपने आप को पेश कर सकते हैं और जवाब दे सकते हैं पार्लियामेंट को। इसके अलावा जो ऑफेंसेस हैं एज सच, वो अगर कोई क्रिमिनल ब्रीच है या उस तरह की चीज है तो उसमें तो है, लेकिन ऑफेंसेस एज सच इसमें नहीं है। तो आप देख सकते हैं उसका नतीजा क्या है। उसका नतीजा ये है कि सबसे पहले डेफिनेशंस में ये लिखा हुआ है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको गाइडेंस देगी तो वो गाइडेंस तो बजट के दौरान आती है। मसलन इस वक्त टारगेट जो है पाकिस्तान में, जो पिछले बजट में पास हुआ जून में, वो 8% है और टारगेट रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की शरह जो है। तो इन्होंने क्या किया, आज खुद इन्होंने एक रेंज दे दी 7 से 9%। यानी इन्होंने पहले ही तैयारी करना, कमरा तैयार करना शुरू कर दिया कि हमने इसका तजावज करना है। नहीं तो रेंज का कोई तुक ही नहीं बनता। जब आपको गाइडेंस मिली हुई है, आप बताएं आप 8 से ऊपर हैं या 8 से नीचे हैं, ये रेंज वाला तमाशा क्या होता है। तो ये शौकत अजीज के दौर से तमाशा शुरू हुआ था रेंज वाला, और ये किया ही इसलिए था ताकि वो एक्सप्लेन वे कर सके अपनी गलतियां और अपनी फेल्ड परफॉर्मेंस। तो फिर जब 9% क्रॉस हुआ, वो तो अक्टूबर में हुआ, तो जब वो क्रॉस हुआ तो फिर इन्होंने कहा कि जी अब हमारे पास नई रेंज है, उसको 9 to 11 करार दे दिया। अब 11 भी कदरे क्रॉस हो गया हुआ है। पहले 12.7 आया लास्ट मंथ, इस मंथ 13.4 आ गया। तो अब क्या कहेंगे जी कि हमारी रेंज 13 से 15। तो ये कैसे कानून है कि आप पासदारी करें, लोग महंगाई से बिलक रहे हैं और आप जो है इसको बजाय कंट्रोल करने के बढ़ाते चले जा रहे हैं। आपकी पार्टी की हुकूमत, आप समझते हैं कि स्टेट बैंक का जो कानून है फौरी तौर पर अमेंड होना चाहिए और वहां पे कोई पेनल्टी की क्लॉज आनी चाहिए? देखें जी, मेरे ख्याल में वाज़े तौर पर यह है कि यह तो नहीं होना चाहिए कि बजाय कि आप इकदामात लें कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, आप अपना रेंज जो है, जो सेटिस्फैक्ट्री रेंज है, उसको बढ़ाते चले जाएं, जबकि गवर्नमेंट की गाइडेंस अकॉर्डिंग टू लॉ धरी की धरी रह जाए। तो कुछ ना कुछ इसमें दूसरी जो वीकनेस है वो टाइम फ्रेम भी कोई नहीं है। यानी अगर गवर्नमेंट की गाइडेंस की तजावज की जाती है रेट की, यानी 8% से इस केस में, पाकिस्तान के केस में अभी जो मौजूदा है वो बढ़ जाता है, तो फिर वो कितनी देर में एक रीजनेबल टाइम है, यानी वो 6 माह है, वो 8 माह है, 1 क्वार्टर है, क्योंकि ये अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट तो क्वार्टरली देते हैं। तो फिर जाहिर बात है वो क्वार्टरली होना चाहिए, क्योंकि अपनी कारकर्दगी की फरमाइश उन्होंने खुद तयन की है कि हम क्वार्टरली करेंगे। तो ये भी क्वार्टरली अवाम को बता, क्वार्टरली रिपोर्ट भी खत्म कर दी है, अब वो साल में 2 ही रिपोर्ट्स देंगे। नहीं, एक सेकंड के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू है, वो 2 महीने बाद वो क्वार्टरली रिपोर्ट शाया करते हैं, वो उसको बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि स्टेट बैंक गवर्नर तो एक साहब थे। आप जरा लिस्ट देखिएगा कि जो लोग स्टेट बैंक बोर्ड पे इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हिस्से थे, जिन्होंने इस महंगाई के नीचे डायनामाइट रख के तबाही मचाई है, और ये जो खास एक तबका है उनको जो है रिझाया है, सस्ता कर्जा बांट बांट के। आप देखें इस जख्म का साइज, आप देखें। दनियाल साहब, ये सस्ते कर्जों पर बिल्कुल आएंगे। एक और देखें, एक सेकंड जरूर आएंगे। ये आगे सवाल है, मैं जो पूछना चाह रहा हूं आपसे कि महंगाई की जाहिर है कि बहुत सी और भी वजूहात हैं, और एक जो वजह वो जाहिर है कि जो आपके रुपए की कदर में जिस तरीके से कमी हुई, और डॉक्टर रजा बाकर ने जहां अपनी इतनी जो अचीवमेंट्स गिनवाई, वहां पर उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि ये जो एक्सचेंज रेट जो मार्केट ड्रिवन वो जो कहते थे कि होना चाहिए, तो आपको लगता नहीं है कि अगर ये वाकई मार्केट ड्रिवन एक्सचेंज रेट इतना जबरदस्त था तो उसका उनको क्रेडिट भी लेना चाहिए? फिर ये जबरदस्त बिल्कुल नहीं था जी, ये टोटली फज्ड एक्सचेंज रेट था, और इससे बड़ा जख्म और इससे बड़ी तबाही पाकिस्तान की मईशत से ये मचा ही नहीं सकते थे। एक तरफ ये नेगेटिव क्रेडिट दे रहे थे, नेगेटिव रियल क्रेडिट, कि लोग सस्ते दामों दरामद करें, यानी ये 5% 10 साल फिक्स के लिए इन्होंने कहा कि आप इंटरनेशनल एलसीज खोलें 426 अरब की, और आप मशीनरी मंगवाएं। और दूसरी तरफ ये क्या कर रहे थे कि एक्सचेंज रेट भी सब्सिडाइज कर रहे थे, यानी मार्केट ऑपरेशन के जरिए ये डॉलर फेंक रहे थे मार्केट में जो इनके जखीरे थे, जो कि इन्होंने दूसरी जबान में
कमिट किया हुआ था आईएमएफ के साथ कि हम सिर्फ मार्केट डिस्टॉर्शन में ये काम करेंगे, जबकि वो आनन फानन करते रहे, और ये लिखा हुआ है उनकी रिपोर्ट में भी जो वायलेशंस का उन्होंने जिक्र किया। अभी तक मेरे ख्याल में कोई तकरीबन जो पहले 5 माह इस साल के थे या 7 माह थे इस साल के, उसमें $1.2 अरब इन्होंने फेंका है। और इस पूरे टेन्योर में जो जब से इमरान खान साहब आए हैं तो 5 करीबन शायद 6 या 8 अरब डॉलर इन्होंने मार्केट में फेंका है। तो एक तरफ से आप डॉलर को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप उसके नीचे आग लगा रहे हैं सस्ता कर्जा देने के लिए, जिसके साथ आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। यानी एक फिक्टिशियस डॉलर डिमांड आपने क्रिएट कर दी मार्केट में, जबकि पूरी मार्केट की नेट लेंडिंग जो है वो 1.2 बिलियन है और आपने 426 सर्विस में लगा दिया। यहां पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नाज़िम वापस आएंगे तो ये पूछेंगे ये जो 426 अरब रुपया 678 अफराद को दिया गया, क्या उससे पाकिस्तान में महंगाई बढ़ी, क्या उसकी वजह से रुपया भी उसकी कदर में कमी हुई? स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर रजा बाकर जो स्टेट बैंक के गवर्नर थे, उन्होंने जो एक अचीवमेंट अपनी गिनवाई, उन्होंने कहा कि कोविड के जमाने में जो रिलीफ पैकेज का ऐलान किया गया उसकी उसका जो हुजम था वो तकरीबन 2100 अरब रुपए था और उसमें सस्ते कर्जे भी दिए गए। लेकिन जो सस्ते कर्जे दिए गए दानियाल साहब, जो आदादो शुमार है कि 426 अरब रुपए के जो कर्जे हैं वो तकरीबन 678 फैमिलीज कह लें या इंडिविजुअल्स हैं, उनके दरमियान ये बांटेंगे। आपके ख्याल में ये भी एक वजह है कि महंगाई में इजाफे की? जी, 100% ये वजह है। और पहले हम 22 खानदान से मशहूर सुनते रहे हैं इस मईशत की बदबख्ती, और अब सिर्फ ये हुआ है इतने सालों बाद, कोई 40-50 बरस के बाद, कि अब वो 678 होके रह गए। अब कहने का मकसद ये है कि क्लियरली ये जो 426 आपने जिक्र किया है, ये सिर्फ मुकम्मल हुजम नहीं है। इसमें तकरीबन 270 इन्होंने दिया था लोन्स फॉर एम्प्लॉयमेंट। वो एम्प्लॉइज अब बिलकने शुरू हो गए हैं, जिनके नाम से इन्होंने 3% पे, वो 3% पे कर्जा लिया उन्होंने, वो बिलकने शुरू हो गए कि हमें तो तनख्वाह मिले ही नहीं कोविड के 3-4 महीने के दौरान, तो इन्होंने सस्ते कर्जे भी ले लिए। कितना थोड़े छोटे मोटे नहीं है। और अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट वेंट थ्रू द रूफ, यानी वो छत से फट के निकल गई। तो ये अपनी कामयाबी बता रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हमने रोक ली। बिल्कुल ये, और वो भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को जिनको इन्होंने दी है, ये पैसे थे असल में एसएमईज के लिए। हैरानगी की बात यह है कि ये पैसे इनको $1.6 बिलियन मिले आईएमएफ पे, जब ये फ्लंक हो गए अपने आईएमएफ के प्रोग्राम में से, और वो पैसे के लिए इन्होंने एलओआई साइन किया। इस एलओआई में सिर्फ 100 बिलियन है जो कि एसएमईज के लिए है कि वो उनको सपोर्ट करें, क्योंकि वो हाई क्वांटिटी एम्प्लॉयर है, तो लोगों गरीब लोग वहां काम करते हैं, ना कि कॉर्पोरेट सेक्टर के था कि जो कि 200 बिलियन के अबव जिनका टर्नओवर है। इनकी डेफिनेशन ये है। तो इन्होंने क्या किया कि ना सिर्फ वो एसएमईज को नहीं दिया, इन्होंने तमाम मददें जो गरीबों के लिए थी उनमें एक्सपेंडिचर नील करके, इकट्ठा करके, उस 100 के अलावा 365 जो है जमा करके तो कॉर्पोरेट सेक्टर को थमा दिया आधे दामों पे 10 साल के लिए फिक्स। अब उस जख्म का हुजम हर महीने बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है उनका तो फिक्स्ड है, तो वो तो कुछ नहीं दे रहे, तो वो घर बैठे हुए पैसे कमा रहे हैं। और गरीबों को इसके बदले में महंगाई मिली है, क्योंकि जब डॉलर ऊपर जाता है तो वो सबके लिए महंगाई आती है। बिल्कुल ठीक बात। 1% पे पाकिस्तान के अमीर तरीन अफराद को कर्जा मिला और 15% पे हुकूमत पाकिस्तान कर्जा ले रही है। ये है रियलिटी। लेकिन ये आप क्या इस चीज को सपोर्ट करेंगे कि जो कर्जे कोरोना रिलीफ पैकेज के तहत दिए गए वो, और सेकेंडली जो हॉट फॉरेन मनी के इनफ्लोज है कुछ $3.6 अरब के, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा सवालात उठाए गए, तो इन दोनों इश्यूज के ऊपर कोई ना कोई इंक्वायरी होनी चाहिए? मेरे ख्याल में जी कोविड के ऊपर तो इंक्वायरी आईएमएफ खुद करवा रही है, और उनका एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क भी वो बन गया हुआ है, जिससे कोई बचने का तरीका नहीं है। और उसमें इन्होंने क्या किया कि चूंकि जून का आधा पीरियड था, तो उन्होंने कहा कि जी साल का साल ऑडिटर जनरल साहब कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने समझा कि हमारी खलड़ी बच गई है। लेकिन वो करना पड़ना है उनको, बाकी भी अभी भी वो मौजूद है आज के डॉक्यूमेंट्स में कि आपने ये ऑडिट रिपोर्ट देनी है। तो वो जो पहली हिस्से की एक पहली किस्त जो थी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की जो शाया हुई, उसमें तो कानों को हाथ लगाना चाहिए कि जो कुछ इन्होंने गदर मचाया उसमें, तो वो तो क्लियरली जो है उन्होंने सारा वो वायलेट किया है। तो ये चीजें अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की गिरफ्त में आ चुकी हैं, हटेंगी नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो स्टेट बैंक ये कहते हैं ना इंपोर्टेड इन्फ्लेशन या डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, ये बिल्कुल गलत बात है। स्टेट बैंक जिम्मेदार है हर किस्म की इन्फ्लेशन को रोकने का। अगर वो इंपोर्टेड है तो इनके पास टूल्स हैं उसको रोकने के लिए, अगर वो डोमेस्टिक है तो इनके पास टूल्स हैं। इनका काम है कि इन्फ्लेशन को स्टेबल रखें, महंगाई को ना बढ़ने दें, और जब ये बढ़ाते हैं ये महंगाई
बढ़ती नहीं है, ये बढ़ाई जाती है। अगर ये बढ़ाई जाती है तो कोई ना कोई इसका फायदा उठा रहा है, नुकसान तो हम सब ले रहे हैं। अब वक्त है उनकी निशानदेही करने का कि इससे मुस्तफीद कौन हो रहा था और माजी में भी कौन होता चला है, जिसकी वजह से ये सारी तबाही हमारी मईशत की बजी हुई है। दानियाल साहब, इसमें अब यकीनी तौर पर ये तो चले माजी का किस्सा हो गया ना, डॉक्टर रजा बाकिर और तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट। अब तो जाहिर है कि आपकी गवर्नमेंट है, तो सबसे पहले तो एक तो ये वजह बताएं कि अभी तक फैसला क्यों नहीं कर पाई गवर्नमेंट, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन होना चाहिए था, नया गवर्नर आना चाहिए था। दूसरा, आपकी नजर में गवर्नर कौन होना चाहिए? क्या एक बैंकर होना चाहिए, क्या कोई इकोनॉमिस्ट होना चाहिए, या कोई ब्यूरोक्रेट होना चाहिए? जी, इसमें वाज़े तौर पर आपको पता है कि जैसे ही गवर्नमेंट आती है तो हंड्रेड्स ऑफ अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो एक फ्लड आता है, और ये बला इसमें कोई शक नहीं कि उनमें से बहुत अहमियत की हामिल है ये वाली अपॉइंटमेंट, और यकीनन इसमें जो वक्त दरकार है वो इसीलिए कि ये बेहतर हो। मेरे ज़ाती ख्याल में इन चीज़ों का जो इल्म है और इन मामलात का जो एक नॉलेज बेस है वो ज़्यादा इकोनॉमिक्स के साथ ही मुंसलिक होता है। लेकिन इसमें क्लियरली ये भी देखना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए कि किसकी सख्त कितनी है। अब ये जो रजा बाकर साहब थे, मैं आपको कह सकता हूं कि इनके कराची में मशहूरी ये थी कि ये सिंध क्लब और गोल्फ कोर्स से तो उतरते ही नहीं थे, तो वहां जो लोग उनको मिलते थे उनकी रहनुमाई ये कर रहे थे वहां पर। सो कहने का मकसद ये बड़ा एक सीरियस ऑलमोस्ट लाइक अ जुडिशियल फंक्शन है कि आप विदाउट फियर और फेवर जो है, जो अवाम को बचाने का काम है, यानी महंगाई रोकने का काम है, वो आपका काम है। अगर ग्रोथ लानी है, उसको बढ़ाना है, कम करना है, ये आप स्टेट बैंक ऑपरेशन के जरिए नहीं कर सकते, क्योंकि उसका खमियाजा फिर गरीबों को भुगतना पड़ता है महंगाई की शक्ल में। तो वो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि वो जिसको भी सब्सिडी देना चाहते हैं, जहां पर भी वो पैसा डालना चाहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट करने के लिए, वो जरूर डालें, वो उनका हक भी है, करना भी चाहिए। लेकिन ये है कि उस इंस्ट्रूमेंट को ये इस्तेमाल ना करें जहां पर जिम्मेदारी कोई नहीं है और आने वाले सालों के लिए हमारे गरीबों के लिए महंगाई बढ़ जाए। बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।